वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। झारखंड टेट एग्जाम 2024 के क्लासेस में स्वागत है, जहाँ पे हम लोग पेपर 2 6 to 8 के लिए एसएसटी के क्लासेस में अभी करने वाले हैं। और जेटेड में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, पूरा डिटेल डिस्कशन होगा एसएसटी में। और आज हम लोग दो सब्जेक्ट एसएसटी का जो दो मेजर सब्जेक्ट होता है ना, आपका हिस्ट्री और पॉलिटी, इन सभी से जुड़े हुए प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, हिस्ट्री और पॉलिटी से जुड़े हुए और विथ डिटेल डिस्कशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हिस्ट्री से जुड़ा हुआ प्रश्न है आपका। पहला भारतीय इतिहास से जुड़ा हुआ प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन कब और कहां आरंभ हुआ था? 8 अगस्त 1942, 15 अगस्त 1942, 7 जुलाई 1942 और 7 अगस्त 1942। तो कहाँ कहाँ है? मुंबई आपका पहला, दूसरा दिल्ली, लाहौर या वर्धा। तो आपको पता होगा भारत छोड़ो आंदोलन आपका, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? मुंबई से। तो मुंबई से कब हुई थी? 8 अगस्त 1942। मुंबई से 8 अगस्त 1942 को हुई थी। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 8 अगस्त 1942 मुंबई से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन किसके नेतृत्व में स्टार्ट हुआ था? गांधी जी के नेतृत्व में। और फिर गांधी जी ने यहाँ एक नारा दिया था, क्या? डू और डाई, डू और डाई, करो या मरो। करो या मरो का नारा गांधी जी ने किस आंदोलन में दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही उसने ये नारा दिया था। नेक्स्ट, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए सदस्यों की सहमति की आवश्यकता है। जी हाँ, लोकसभा में अगर विपक्ष चाहे तो अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। अविश्वास प्रस्ताव अगर विपक्ष लाता है तो जो वर्तमान सरकार है उसको बहुमत साबित करना होता है, उसको सदन में बहुमत साबित करके दिखाना होता है कि हम बहुमत में हैं। जैसे वर्तमान सरकार अगर के खिलाफ कांग्रेस या जो विपक्षी गठबंधन है यूपीए की, अगर वो अविश्वास प्रस्ताव ले आती है तो मोदी सरकार को बहुमत साबित करना होगा, यानी उसे दिखाना होगा उसके पास 272 सीट से ज़्यादा है, ये साबित करना होता है। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव ऐसा नहीं कोई एक विधायक एक एमपी चाहे तो ला सकता है या 10 एमपी चाहे तो, उसका एक कैलकुलेशन है, उसका एक न्यूनतम डाटा फिक्स है। तो लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कहाँ आता है? लोकसभा में। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कितने सदस्यों की सहमति आवश्यक है? 50, 80, 140 या 110? तो जी हाँ, 50 सदस्यों की। अगर 50 सदस्य सहमत हो जाते हैं लोकसभा के और सिग्नेचर कर देते हैं प्रस्ताव पे, तो फिर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है और सरकार को बहुमत सिद्ध करना होता है। नेक्स्ट, मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी? मंत्रिपरिषद जो होता है, मंत्रिपरिषद यानी मंत्रियों का पूरा जो समूह है, मंत्रियों के जो समूह, चाहे वो कैबिनेट मिनिस्टर हो या फिर आपके राज्य मंत्री हो, स्वतंत्र प्रभाव हो, इन तीनों टाइप्स के मंत्री सामूहिक रूप से मिलाकर इनको मंत्रिपरिषद कहा जाता है। जहाँ पर आपको कैबिनेट मिनिस्टर भी मिलेगा या फिर डिप्टी मिनिस्टर है तो वो भी रह सकता है, और फिर आपका राज्य मंत्री, स्वतंत्र राज्य मंत्री। तो यानी ये जो सभी मंत्रियों के प्रकार है, इनको सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं? मंत्रिपरिषद। तो मंत्रिपरिषद अगर किसी कार्य को करती है तो वो सिर्फ अपना उनका कार्य नहीं होता उस मंत्रालय का, बल्कि ये सामूहिक होता है, सबका उत्तरदायी होता है। मान लीजिए अगर कोई मंत्री एक विधेयक को पेश करता है और वो विधेयक अगर पास नहीं हो पाता है ना, वो सदन में पारित नहीं हो पाता है, यानी प्रस्ताव गिर गया, तो इसका जो उत्तरदायी होगा ना, सभी को होगा और सभी को इस्तीफा देना पड़ेगा, सभी को रिजाइन देना पड़ेगा। इसी को कहते हैं सामूहिक उत्तरदायित्व। तो मंत्रिपरिषद किसके प्रति होती है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय या लोकसभा। तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से बात अगर आती है तो वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। किसके प्रति? लोकसभा के, क्योंकि उसको लोकसभा में फिर बहुमत साबित करना होता है। इसीलिए जब कोई विधेयक पारित होता है तो वो अगर लोकसभा से पास हो गया तो फिर सरकार नहीं गिरेगी, मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र नहीं देगा, राज्यसभा में भले पास हो या ना हो। इसीलिए सामूहिक उत्तरदायित्व की जब बात आएगी मंत्रिपरिषद की, आंसर क्या होगा हमारा? ऑलवेज लोकसभा। जब भारत की न्यायिक पद्धति में लोक हितवाद
PIL है ना, PIL जनहित याचिका लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति यानी मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो अभी आप देखते होंगे कि जनहित याचिका दायर की जाती है, तो इसकी जब शुरुआत हुई थी, पूछा जा रहा है PIL की जब शुरुआत हुई थी उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे, CJI कौन थे? M हिदायतुल्ला, AS आनंद, PN भगवती या PA अहमदी? तो उस समय थे आपके PN भगवती। PN भगवती को जनहित याचिका का जनक भी कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट, किस वर्ष से भारत के संविधान की प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी और पंथ निरपेक्ष जोड़े गए? भारतीय संविधान की प्रस्तावना है जहाँ पर दो नए शब्द आपको जोड़े गए हैं 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से। ये मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में संशोधन किया गया और वहाँ पर 3 शब्दों को जोड़ा गया था, और यहाँ पर हालांकि 2 ही शब्द से सवाल पूछा गया है ना। तो समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द को जो जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, तो ये कब जोड़ा गया? 1976, 77, 78 या 79? ये जोड़ा गया था 1976 में। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था श्रीमती इंदिरा गांधी के शासनकाल में। और बताते चले प्रस्तावना में अभी तक एक ही बार संशोधन हुआ है, और वो कब हुआ? 1976 में 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से सिर्फ एक बार ही संशोधन संविधान में किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन गोखले के राजनीतिक गुरु थे? गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले पूरा नाम हो गया, गोखले के राजनीतिक गुरु थे। और गोखले कहाँ के थे? महाराष्ट्र के। तो गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे ये पूछा जा रहा है। MG रनाडे, राजा राम मोहन राय, रविंद्रनाथ टैगोर या बाल गंगाधर तिलक? तो गोखले के जो राजनीतिक गुरु थे वो आपका MG रनाडे, महादेव गोविंद रनाडे, और ये भी महाराष्ट्र से थे। इसके राजनीतिक गुरु इसी को माना जाता है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले। तो याद रखिएगा, महात्मा गांधी के गुरु कौन हो गए? गोखले, और गोखले के गुरु कौन हो गए? MG रनाडे। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, ये भी पूछा जाता है। वह आंसर आपका गोखले हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस आंदोलन को राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध के रूप में जाना जाता है? किस आंदोलन को राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध के रूप में जाना जाता है? खिलाफत आंदोलन, मोपला विद्रोह, वहाबी आंदोलन या अलीगढ़ आंदोलन? किसे कहते हैं हम लोग राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध? तो आपका वहाबी आंदोलन को कहते हैं। वहाबी आंदोलन को राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध कहा जाता है। और ये आपका 1828 से लेकर 88 तक ये आंदोलन चला था। काफ़ी लंबा और सुसंगठित आंदोलन था ये। इसे ही कहा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ कह सकते स्वतंत्रता की बात नहीं थी, बल्कि मुसलमानों को धार्मिक रूप से जो उसमें वहाँ पे बहुत प्रकार के आडंबर आ गया था, उस आडंबर को ख़त्म करने के लिए शुद्ध जो कहते हैं कि शुद्ध शरीयत के अनुसार मुस्लिम का जो धर्म होता है, मुसलमानों का जो कह सकते हैं नियम और शर्तें होती हैं उसके धर्म में, उसको वापस लाने के लिए आंदोलन चला था। हालांकि बाद में ये राष्ट्रीय स्वतंत्रता का भी आंदोलन हो गया। इसीलिए इसे मुस्लिम का से ज़्यादा का लगाव होने के कारण विशेषकर मुसलमानों को ज़्यादा सुधार, मुस्लिम का धार्मिक सुधार के लिए आंदोलन था, और बाद में राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में परिणत हो गया। इसीलिए इस आंदोलन को राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध भी कहा जाता है। और काफ़ी लंबा ड्यूरेशन चला, लगभग 60 ईयर ये आंदोलन चला था। सैयद अहमद रायबरेली इसके नेता थे। अगला, संविधान के अंतर्गत प्रधानमंत्री निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? देखिए इसका आंसर हम लोग कर पाएंगे। पिछले प्रश्न को हमने सॉल्व किया था, जहाँ पर हम लोग ने क्या कहा था? मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। किसका हो तो बताए थे हम लोग कि लोकसभा का। और प्रधानमंत्री क्या मंत्री परिषद का ही एक अंग है? यानी प्रधानमंत्री भी उत्तरदायी होगा तो किसका होगा? लोकसभा का ही होगा। यानी आपका आंसर यहाँ भी क्या हो जाएगा? डी नंबर, लोकसभा। या कोई भी मंत्री दे दे, ना शिक्षा मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होगा, है ना, वित्त मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होगा, या प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी, सबका आंसर क्या होगा हमारा? लोकसभा। नेक्स्ट, वी.डी. सावरकर ने 1906 में अभिनव भारत की स्थापना किस शहर में की थी? वी.डी. सावरकर महाराष्ट्र के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी। इन्होंने 1906 में एक संस्था बनाई अभिनव भारत, जो क्रांतिकारियों से जुड़ा हुआ एक संगठन था। तो इसकी स्थापना उसने महाराष्ट्र के किस शहर में की?
नासिक, पुणे, लंदन या पटना। तो इसकी स्थापना इसने नासिक में की थी, महाराष्ट्र के नासिक में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता के उन्मूलन की बात की गई है? अनटचेबिलिटी, है ना, अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी के उन्मूलन की बात कही गई है। अनुच्छेद 15, 16, 17 या 18। तो वो हमारा कौन सा अनुच्छेद है? वो अनुच्छेद आपका 17 है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी के उन्मूलन की बात कही गई है, जो हमारा फंडामेंटल राइट है ना, मूल अधिकार का अंग है। मूल अधिकार में जो हमारा मूल अधिकार है ना 14 से लेकर 18, जो समता का अधिकार है, उसी में हमारा 17 में यह आता है, जहाँ पे समानता लाने के लिए समाज में अस्पृश्यता उन्मूलन की बात कही गई है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 17 ऑप्शन सी। तो चलिए जेटेड के इस प्रैक्टिस सेट को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ऐसे ही एवरीडे आपको क्लासेस मिलती रहती है यहाँ पर। आप भी चाहते हैं कि आपको क्लासेस मिले और जेटेड में निश्चित रूप से आप सफल हो, तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं बिल्कुल फ्री में, कोई फीस कोई पेमेंट यहाँ पर नहीं। बस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक कर लें और एवरीडे क्लासेस का यहाँ पर लाभ ले सकते हैं और प्रैक्टिस सेट विथ डिटेल डिस्कशन का लाभ आप यहाँ पर ले सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे टू ऑल।